गो लाइव ब्लू नहीं हुआ। तीनों ब्लू होना चाहिए। गो लाइव तो दिख रहा। हम्म ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग का चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब कभी भी मान लो 7 फंडामेंटल है तो उसके बारे में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि ये 7 फंडामेंटल है। और अब किसी भी जो भी दुनिया में रिमेनिंग बच गया उन सभी रिमेनिंग को एक कॉमन नाम दे दिया गया कि वो सभी डेराइव क्वांटिटी है जो थ्रू आउट द फिजिक्स आप पढ़ रहे होते हैं। तो जब कभी भी अगर यूनिट डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए और आपको डेराइव क्वांटिटीज का यूनिट एंड डायमेंशन का जरूरत है तो उसका डेफिनेशन पता रहना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल। यहां पे बोला जा रहा है कि डायमेंशन बताओ किसका, तो डायमेंशन बताओ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होने वाला है। तो पहला बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होना चाहिए ml² t-2 a-2 इसके बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है कि इसका डायमेंशन होना चाहिए ml² t-3 a-2 इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है ml t-3 a-2 इसके बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है ml² t-3 a-3 इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे बेसिक मेथड्स कि कैसे आप यूनिट एंड डायमेंशंस अलग अलग क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। तो यही बात बोला गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और आपका जो करंट है वो क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे। बट ये बेसिक डेफिनेशन है कि V = IR होता है, ये सभी लोगों को पता है। तो R = किसके बराबर हुआ, तो V/I इसके बराबर। तो V होता है अपना किसमें, वोल्ट में, और I होता है किसमें, एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर को एक नया नाम दे दिया गया ओम, कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट को हम लोग बोलते हैं। तो ओम जहां कहीं भी है उसके पीछे वोल्ट पर एम्पियर छुपा हुआ है। अब देखिए यहां पे जो रेजिस्टेंस आया वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट के बारे में भी बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज इसके बराबर होता है। तो ऊपर में हो गया W/Q0, नीचे में अभी एम्पियर बचा हुआ है। ऊपर में देखिए तो वर्क बच गया, नीचे में Q0 और करंट का यूनिट एम्पियर अभी बैठा हुआ है। अब रेजिस्टेंस में तो वर्क और एनर्जी का बेसिक होता है, इसको याद रखने में ही फायदा है। ml² t-2 वर्क का यूनिट होता है। बोला गया जैसे +1 के फिजिक्स में मास सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, +2 में चार्ज इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। चार्ज का डायमेंशन A/T होता है, उसको भी याद रखना है। बगल में क्या बच गया, एम्पियर का एक और A बच गया। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का अगर यूनिट देखेंगे तो ml² t के लिए एक माइनस यहां है, नीचे से आएगा, ऊपर में -2 ऑलरेडी था तो -3 हो गया। एम्पियर स्क्वायर नीचे में है, ऊपर में गया तो इतना हो गया। तो ml² t-3 a-2 ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस का डायमेंशन होना चाहिए। इसीलिए आपको बोला गया कि यूनिट एंड डायमेंशन जो है अगर अलग अलग क्वांटिटी का प्राप्त करना है तो थोड़ा ना थोड़ा यूनिट डायमेंशन क्या
थोड़ा ना थोड़ा यूनिट डायमेंशन सभी चैप्टर्स में है। जहां पे उस क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो जरूर उसके यूनिट एंड डायमेंशन की चर्चा किए बिना पढ़ेंगे ही नहीं। जिस दिन डिफाइन किया जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, सवाल ही नहीं उठता कि इसका यूनिट डायमेंशन चर्चा नहीं होगा। जिस दिन डिफाइन किया जाएगा रेजिस्टेंस को, पक्का उस दिन डिफाइन किया जाएगा सबसे पहले उसका यूनिट और डायमेंशन। इसीलिए बोला जा रहा है यूनिट एंड डायमेंशन हमेशा चलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द यूनिट न्यूटन सेकेंड इज फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, कि बताइए इन सब में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट न्यूटन सेकेंड हो सकता है। तो बोला जा रहा है कि वेलोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकेंड ऐसा हो सकता है। अगला बोला जा रहा है कि प्रेशर का यूनिट न्यूटन सेकेंड ऐसा हो सकता है। तीसरा बोला जा रहा है मोमेंटम का यूनिट, कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड हो सकता है। तीसरा बोला जा रहा है कि यूनिट अपना किसका, विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो क्या हो सकता है, वो इन तीनों में से किसका यूनिट न्यूटन सेकेंड हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को नहीं पता है कि किसी क्वांटिटी का यूनिट क्या है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड किसी क्वांटिटी का यूनिट है। तो यहां से बारी बारी से निकालने के बजाय पहले इसका डायमेंशन चेक कर लीजिए। तो जैसे न्यूटन भी एक बेसिक है कि न्यूटन का मतलब शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं कि न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कि न्यूटन तो आदमी का नाम है, कन्वीनियंस के लिए न्यूटन है, न्यूटन का सच में ये मतलब है। अब यहां पे देखिए तो इसका यूनिट क्या बच गया, तो केजी मीटर पर सेकेंड, ये क्वांटिटी क्यू का यूनिट बच गया। तो यहां पे ये ऐसा आ गया। अब यहां पे देखो इसमें से किसका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड हो सकता है, चेक कर लीजिए। तो किसका यूनिट हो सकता है, तो सबसे पहले वेलोसिटी v को चेक किया गया। तो वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका तो मीटर पर सेकेंड आया, तो कहां मैच कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का यूनिट वो नहीं हो सकता। दूसरा मान लीजिए चेक करने के लिए गए तो प्रेशर का जो डेफिनेशन बताया गया है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का मतलब हुआ न्यूटन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स हमेशा न्यूटन में होगा। एरिया का मतलब हुआ मीटर स्क्वायर, तो यहां पे देखिए केजी मीटर का इनवर्स सेकेंड का पावर -2, तो ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है जो हम लोगों को बोला गया है। तीसरा जो मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम को डिफाइन किया गया है। अगेन जब पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन तो मोमेंटम के बारे में, कोलिजन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मोमेंटम का जो डेफिनेशन है वो तो याद रखना ही पड़ेगा। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए यही पे मैच हो गया कि केजी मीटर पर सेकेंड, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड इसके बराबर होगा। तो यही बोला जा रहा है कि इस तरीके से आप सभी क्वांटिटीज के लिए यूनिट और डायमेंशन बता सकते हैं। डेराइव क्वांटिटी के दुनिया में बस एक बात इंपॉर्टेंट है कि डेराइव क्वांटिटी के दुनिया में अगर आपको उस क्वांटिटी का डेफिनेशन पता है तो आप किसी का भी यूनिट एंड डायमेंशन उसके डेफिनेशन से ही बता सकते हैं। तो ये तो एक ऐसा काम है जो चैप्टर दर चैप्टर चलता रहेगा कि अभी ही तो सारे फिजिकल क्वांटिटी शुरू में ही नहीं पढ़ लेंगे। जितना चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया जाएगा और उन सब का यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज है जो इसी चैप्टर के स्पेसिफिक है, जिससे आपका बहुत क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में। वो बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल
एनालिसिस की एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों को 3-4 यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 3-4 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसमें बोला जाता है क्या, इसमें बोला जाता है एक टर्म होता है, उसको बोला जाता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में दो बात होता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में दो बात क्या होता है कि क्या बोला जा रहा है कि क्वांटिटीज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। यहां पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कहीं पे कोई इक्वेशन लिखा गया है, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू होता है MC स्क्वायर, कि E इक्वल टू अगर MC स्क्वायर होता है तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस साइड एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी का मतलब होता है जूल, और जूल का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर भी होता है, कि जूल का मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे देखिए, यहां पे MC स्क्वायर का जब आप यूनिट निकालोगे तो M का हुआ मतलब केजी, C क्या है, तो C है अपना स्पीड ऑफ लाइट, कि हर जगह C सिंबल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को दिया जाता है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहां पे देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों साइड में यूनिट सेम आया, आना ही पड़ेगा, ये डायमेंशनल एनालिसिस बोलता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसका वैल्यू होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, कि mv स्क्वायर बाय आर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन है। तो इस साइड से देखिएगा तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो अगर इस साइड में न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहां पे देखो अगर इस साइड में देखेंगे mv स्क्वायर बाय आर के लिए तो m होगा केजी में, v स्क्वायर का मतलब क्या है, v स्क्वायर का मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, r स्टैंड्स फॉर रेडियस, यहां भी देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया। तो यही बात होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलता है। पहला बात तो ये कि किसी भी इक्वेशन में, कोई सा भी फिजिक्स में इक्वेशन लिखा जा रहा है, उसका लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशंस बराबर होना चाहिए। दूसरा बात होमोजेनिटी क्या बोलता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इन बिटवीन क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस। कि देखिए जब कभी भी दो लोगों को जोड़ा जाएगा, यहां पे शर्त क्या है, कहने का मतलब यह हुआ, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया है, अगर नहीं किया तो पहले कॉपी कर लीजिए। तो देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर दो लोगों को जोड़ा जा रहा है, मान लीजिए कहीं पे P प्लस Q हो रहा है, वो तभी संभव है जब P और Q दोनों का यूनिट और डायमेंशन जो है वो सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, देखो कि अगर मान लो P है क्या, P कोई टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें Q लेंथ को जोड़ सकते हैं क्या, ये तो मीनिंगलेस हुआ कि टाइम में टाइम ही जुड़ेगा,
लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगा, एनर्जी में एनर्जी ही जुड़ेगा, फोर्स में फोर्स ही जुड़ेगा। तो यही बात को ये बोला जा रहा है कि दो क्वांटिटीज जिनका यूनिट एंड डायमेंशन बराबर होंगे उन्हीं दो लोगों को जोड़ा जा सकता है, और दो क्वांटिटीज जिनका यूनिट डायमेंशन बराबर नहीं है उनको जोड़ना मीनिंगलेस है। कि कहीं पे ऐसा लिख दे 5 सेकेंड प्लस 5 मीटर, ये कौन सा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा क्वांटिटी है, कोई वैल्यू है x इक्वल टू 5 सेकेंड प्लस 5 मीटर, तो कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है। तो 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड ही हो सकता है, या 5 मीटर प्लस 5 मीटर ही हो सकता है, सेकेंड और मीटर नहीं जुड़ सकते हैं। देखिए इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज अभी हम लोग देख रहे हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम t एज x इक्वल टू a प्लस, वेलोसिटी बोला गया है, x नहीं v होना चाहिए, v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी इज। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो बात बोला गया है उसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पे वेलोसिटी के जगह हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। की वेलोसिटी है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यहां पे ध्यान दो कि इस साइड का भी यूनिट क्या होना चाहिए। यह बात तो तय है कि इन तीनों को जोड़ के इस साइड का भी यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। कि मीटर पर सेकेंड ही तो मीटर पर सेकेंड के बराबर हो सकता है। तो ए का देखिए, अब इन तीनों को जुड़ने के बाद अगर मीटर पर सेकेंड होना है तो ए का अपना यूनिट क्या होना चाहिए, ए का अपना यूनिट भी तो खुद मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। कि अगर मान लो m1 प्लस m2, इधर में कोई चीज लिखा हुआ है x और मुझे पता है x केजी में होना है, तो भाई हम तो जानते हैं इन दोनों को जुड़ के केजी में होना है, और अगर इन दोनों को जुड़ के केजी में होना है तो अकेला m1 क्या होना चाहिए, केजी में ही तो केजी जुड़ता है तो केजी बनता है। तो यहां पे अकेला ए क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यहां पे b इंटू टी को देखिए, तो b इंटू टी को क्या होना चाहिए, तो उसको भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यहां पे c इंटू टी स्क्वायर को क्या होना चाहिए, तो उसको भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इस साइड मीटर पर सेकेंड बनना है तो ये भी मीटर पर सेकेंड हो, ये भी मीटर पर सेकेंड हो, ये भी मीटर पर सेकेंड हो, तभी जाके क्या हो सकता है, तभी जाके मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड जुड़ के फाइनली मीटर पर सेकेंड बनेगा। तो यहां से हम लोगों को पता चला कि ए को क्या होना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। तो ए का डायमेंशन देखिए, सीधे हम लोग बता पा रहे हैं कि ए का डायमेंशन जो होना चाहिए वो LT-1 इसके बराबर। b इंटू टी, बी इंटू टी को क्या होना है, मीटर पर सेकेंड होना है, तो b को क्या होना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड 1 बाई टाइम। तो यहां पे देखिए ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-2 के बराबर। c इंटू टी स्क्वायर, तो c इंटू टी स्क्वायर को अगर मीटर पर सेकेंड होना है तो टी स्क्वायर नीचे जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, मीटर सेकेंड का पावर 4। तो यहां पे देखिए इसका वैल्यू किसके पावर 4 होगा, पावर 3 रहेगा,
नीचे में यहाँ पे टी का स्क्वायर जाएगा, तो सी के लिए देखिए क्या होना चाहिए, सी के लिए होना चाहिए मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी है, टी स्क्वायर क्या लेके आएगा, एक बार सेकेंड का स्क्वायर, तो क्या बना फाइनली मीटर सेकेंड का क्यूब। इस तरीके से तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या बोला जा रहा है, दोनों बात यहां पे प्रूफ हो रहा है कि अगर इस साइड मीटर पर सेकेंड बना है तो इस साइड भी तीनों को जोड़ के मीटर पर सेकेंड ही देना है, और जोड़ के अगर मीटर पर सेकेंड होगा तो रुपया में रुपया जुड़ेगा तभी तो रुपया हो गया, रुपया में डॉलर थोड़ी ही जुड़ जाएगा। तो यही बात यहां पे है कि ए को अकेला मीटर पर सेकेंड होना है, बी और टी को मिलके मीटर पर सेकेंड होना है, और सी टी स्क्वायर को भी क्या होना है, मीटर पर सेकेंड होना है, तब जाके ऐसा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर फिर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम टी एंड पोजीशन x एज f इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स। तब आपसे पूछा जा रहा है देन द डायमेंशंस ऑफ क्या होना चाहिए, तब आपसे पूछा जा रहा है देन द डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाई बीटा, कि अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन होना चाहिए MLT-2, कि अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन ऐसा होगा। अगला बोला जा रहा है क्या, अगला बोला जा रहा है कि अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन जो होना चाहिए वो LT-3 इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन होना चाहिए L-1 टी क्यूब ऐसा होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन होना चाहिए L² T-3 इसके बराबर। बताइए क्या होना चाहिए अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन, ये बताना है। देखो सबसे पहले अल्फा बाई बीटा निकालने से पहले अल्फा और बीटा तो निकल जाए। तो यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि ये बात तय हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी जो है वो फोर्स है, कि वो फोर्स है, और यहां पे फोर्स इक्वल टू किसके बराबर आया है, तो अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू एक्स इसके बराबर। यहां पे देखिए, यहां पे हमको पता है कि ये फोर्स हमेशा न्यूटन में होगा। अगर फोर्स न्यूटन में होगा तो इन दोनों क्वांटिटी को कंबाइन आंसर किस में करना है, तो ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, न्यूटन बनेंगे। तो वो दोनों जुड़ के कब न्यूटन बनेंगे, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब न्यूटन में न्यूटन जुड़ेगा तभी तो न्यूटन बन सकता है। तो यहां से हमको क्या सूचना मिला कि अल्फा इंटू टी को हर हाल में न्यूटन बनना पड़ेगा। यहां से हमको क्या पता चला कि अल्फा इंटू सेकेंड को हर हाल में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो अल्फा देखिए क्या बना, अल्फा बना केजी मीटर, ये सेकेंड नीचे जाएगा तो सेकेंड का -3, अल्फा का आपको यूनिट मिल गया कि अल्फा इंटू टी न्यूटन बनना ही पड़ेगा। सिमिलरली बीटा इंटू एक्स को भी तो न्यूटन बनना पड़ेगा कि बीटा इंटू एक्स न्यूटन बनेगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूटन प्लस न्यूटन जुड़ के क्या देगा, जुड़ के हम लोगों को न्यूटन देगा। तो यहां पे बीटा के लिए देखिए, बीटा के लिए हमको निकालना है यूनिट, तो बीटा इंटू एक्स किसके बराबर, तो एक्स तो पोजीशन है मतलब मीटर में होगा, न्यूटन तो न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर। तो यहां पे देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर हिसाब किताब कीजिएगा तो यहां पे देखो मीटर से मीटर कट गया, तो बीटा का यूनिट क्या बच गया,
तो बीटा का यूनिट बच गया केजी सेकेंड माइनस 2, ये ऐसा बच गया किसका यूनिट, बीटा का यूनिट ऐसा बच गया। अब यहां पे हम लोग क्या चाहते हैं, यहां पे निकालना चाहते हैं डायमेंशन अल्फा बाई बीटा का। तो अल्फा बाई बीटा का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो अल्फा के लिए देखिए निकाल के रखे हुए हैं केजी मीटर सेकेंड का पावर -3, बीटा के लिए निकाल के रखे हैं केजी सेकेंड का पावर -2। तो केजी और केजी कट गया। अगर ऊपर नीचे करना चाहे तब भी सोच सकते हैं, बाकी डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये मीटर पर सेकेंड बच जाएगा। -2 ऊपर जाएगा तो -2 ऊपर जाने से कितना छोड़ेगा, -2 ऊपर जाने से एक माइनस जिंदा छोड़ देगा। तो फाइनल आंसर किसके बराबर आया, तो फाइनल आंसर आया LT-1 इसके बराबर। में भी कोई ऑप्शन या तो ऑप्शन 1 बना दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए LT-1, कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा एक इक्वेशन दे देगा जिसमें ऑलरेडी आपको कुछ लोगों के बारे में पता होगा कि ये चीजें ये है, ये चीजें ये है, तो इनका डायमेंशन बताना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनका डायमेंशन आप ऑलरेडी आसानी से बता सकते हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार का करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी depends on the position x and time t as equation। कि देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि v इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए 1 माइनस e टू दी पावर -bt डिवाइडेड बाई c, कि ऐसे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। फिर पूछा जा रहा है कि देन कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। चलिए एक लास्ट बार ऐसा ही प्रॉब्लम है, तीनों का इक्वेशन में भी एग्जाम में या तो एक का पूछ दे या तो a इंटू बी का पूछ दे, b बाई सी का पूछ दे, इस तरीके का ही एक इक्वेशन देके पूछेगा। देखो यहां पे क्या बोला है कि वेलोसिटी v है, तो v को हम लोगों ने पहले लिख दिया, ऐसे रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको तोड़ के अंदर लेके चले जाइए तो एक्स स्क्वायर बाई ए बच गया, यहां पे एक्स स्क्वायर बाई ए बच गया पहला टर्म। दूसरा टर्म बना एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू सी, दूसरा टर्म बचा एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू सी, ई टू दी पावर -bt, ये ऐसा बच गया। देखिए सबसे पहले हिसाब क्या करना है कि किसी भी नंबर का जो पावर होता है वो यूनिटलेस होता है। किसी भी नंबर का जो पावर होता है, पावर हमेशा यूनिटलेस होता है। कहने का मतलब 5 का पावर 3 kg, क्या मतलब है इसका, 5 का पावर 3 kg। 2 का पावर 1 सेकेंड, इसका क्या मतलब है, पावर में जो क्वांटिटी होगा वो हमेशा यूनिटलेस होगा। तो यूनिटलेस होने के लिए ये माइनस तो बता रहा है 1 होना चाहिए, ऊपर उठा के ले आए हैं। तो सबसे आसान काम ये है कि b इंटू टी को क्या होना चाहिए, b इंटू टी को यूनिटलेस होना चाहिए, कि b इंटू टी पावर में 5 7 9 होता है, पावर में कभी यूनिट नहीं हो सकता, तो b इंटू टी को यूनिटलेस होना चाहिए। तो b इक्वल टू क्या होगा, 1/t होगा, मतलब सेकंड का इनवर्स। b का यूनिट सबसे आसानी से निकल गया। देखो अब अगर चेक भी करे e टू दी पावर, b का यूनिट क्या है 1/सेकेंड, t तो होता है सेकंड में, देखो पावर में कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, बस एक नंबर बच जाएगा कि t का वैल्यू 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, ऐसा है। तो ये वाला हिसाब तो पावर का ऐसे हो गया। देखिए यहां पे मीटर पर सेकंड होना है, तो इन दोनों को घटा के भी मीटर पर सेकंड होना पड़ेगा। तो भाई मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड ही ना घटेगा, तो अगला ए का हिसाब हो गया
कि एक्स स्क्वायर बाई ए को हर हाल में क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब यहां से देखिए तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो मीटर का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ए, यहां पे क्या है, मीटर बाई सेकेंड, एक मीटर एक को काट दिया, ए का यूनिट देखिए क्या बच गया, तो मीटर इंटू सेकेंड, ये ए का यूनिट बच गया, दूसरा का भी यूनिट आपको मिल गया। देखो अब अगला बात क्या है कि जैसे वहां पे ये लिखा है कि कोई चीज का नंबर में ए है, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा वो कोई सा भी यूनिट नहीं देगा। कहने का मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो वो 25 ही होगा। ये वाला टर्म जो है वो पूरा का पूरा क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा यूनिट लेस होगा। जैसे उसका पावर में यूनिट नहीं हो सकता, वैसे ही ये जो टर्म है, मान लो पावर में क्या बचेगा, e टू दी पावर 5, e टू दी पावर -2, तो वो बाहर में क्या कर सकता है, वो भी बाहर में कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है, तो ये भी यूनिट लेस हुआ। कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए सी, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए सी का यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। यही तो बात है कि एक्स, ये तो कोई यूनिट दे नहीं रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड होना है, इसको मीटर पर सेकेंड होना है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए तो मीटर पर सेकेंड हुआ ही है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए सी को भी क्या होना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड होना पड़ेगा। यहां पे देखिए डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए जो है वो ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड, आप ए का वैल्यू पुट कर दो तो भी सी यूनिट लेस ही आएगा। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए सी है, एक्स डिवाइडेड बाई ए का यूनिट क्या निकाला गया है, मीटर पर सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड पुट कर दिया गया, बगल में ये सी है मीटर बाई सेकेंड, एक्स देखिए खुद मीटर है, एक मीटर से एक मीटर यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है, एक्स खुद मीटर है, एक मीटर से एक मीटर वहां और एक मीटर यहां, कि ये जो मीटर स्क्वायर होना चाहिए एक्स की जगह, 2 मीटर को कैंसिल किया, सेकेंड सेकेंड को कैंसिल किया, सी देखिए क्या हो गया, सी आपका यूनिट लेस हो गया, कि सी का कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए, तभी तो सेटिस्फाई भी करेगा। आप तो पहले ही बोले हो कि एक्स स्क्वायर बाई ए मीटर पर सेकेंड है और एक्स स्क्वायर बाई ए सी भी मीटर पर सेकेंड है, दोनों का रेशियो लीजिए तो सब कट जाएगा, सी के लिए तो कोई यूनिट ही नहीं बचेगा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां पे मेन बात आपको यह समझना है कि अगर एक्स टू दी पावर ए है, ये वाला टर्म ये भी यूनिट लेस होगा, टॉप पे कोई पावर नहीं हो सकता। जो बताया गया कि 5 का पावर 3 kg 2 सेकेंड, ये संभव नहीं है। उसी तरीके से यहां पे ये जो आउटपुट देगा वो भी क्या होगा, वो भी यूनिट लेस होगा। तो होमोजीनिटी का यही मतलब है, जो डायमेंशन इस साइड वही डायमेंशन इस साइड, और सेम डायमेंशन वाले लोग ऐड होके एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे जिनका डायमेंशन वही होगा जो ऐड होने वाले ऑपरेटर्स का क्या था, डायमेंशन था। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस पे। तो देखिए एप्लीकेशंस में क्या है कि पहला एप्लीकेशन, इसका जरूरत डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, दूसरे फॉर्म में पड़ेगा, बट इसको लिख दीजिए कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर अननोन फिजिकल क्वांटिटी। देखिए कहने का क्या मतलब है कि कैसे हम लोग एक्सप्रेशन डेराइव कर सकते हैं, और इसी एनालिसिस का यूज करेंगे, जो अगला एप्लीकेशन देखेंगे वैसा ही होगा। देखिए इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि मान लो जैसे हम एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, हमको पता है कि जो मूव करने वाला बॉडी है, जो मूव करने वाला बॉडी है, उसके पास एक एनर्जी होता है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके मास पे डिपेंड करता है। ये हमें पता है कि जो जितना भारी है उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा है, बट हमें ये नहीं पता मास के कौन से पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली
हमको पता है कि बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बट कौन से पावर पे मुझे नहीं पता कि v के पावर 1 पे, v स्क्वायर पे, v क्यूब पे। अभी के लिए हमने माना कि हमें नहीं पता है कि ये कैसे डिपेंड करती है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से आप बता सकते हो कि ये कैसे डिपेंड करता होगा। जैसे देखिए यहां पे हमने मान लिया हमें नहीं पता था, तो m के पावर a पे, v के पावर b पे। यहां पे फिजिक्स में यही नहीं सारा आपने पढ़ा है, प्लस 2 तो पास किया ही है, कि जहां कहीं भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी होता है वहां एक कांस्टेंट आता है। तो एनर्जी इक्वल टू m टू दी पावर a v टू दी पावर b, ऐसा हमने लिख दिया। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो m इसीलिए बोला गया है कम से कम पावर तक का तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि फोर्स है mlt-2, एनर्जी है ml2t-2। ये ऐसा हो गया। k को हम लोग यूनिटलेस मानते हैं। m का पावर देखिए कितना है, a के बराबर। v मतलब वेलोसिटी, तो इसका पावर कितना है, lt-1 मतलब b के बराबर। दोनों तरफ क्या किया जाएगा, दोनों तरफ हम लोग पावर्स को अगर मल्टीपल प्लेसेस पे है तो m एक ही जगह है, m का पावर a हो गया, l का पावर b हो गया, और t का पावर अगर देखिएगा तो t का पावर भी किसके बराबर आया, -b के बराबर आया। अब देखो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है कि जो डायमेंशन इस साइड का वही डायमेंशन इस साइड का भी। तो कहने का मतलब अगर यहां m का पावर a है तो यहां पे हम लोग होमोजेनिटी को यूज करके क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां पे हम लोग होमोजेनिटी को यूज करके कि l का पावर 2 है तो यहां l का पावर b है, तो b इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि 2 के बराबर होगा। a और b मिल गया। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बचा k इंटू एम वी स्क्वायर, की m का पावर a और v का पावर b, आपने यही तो माना था। तो यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m टू दी पावर 1 और वेलोसिटी का पावर 2 हो गया। अब आप बोलोगे ये k, तो ये k में बाद में जब डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन लिखा जाता है तो यही बात लिखा जाता है कि इस कांस्टेंट को डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता सकता है, उसको एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। k इक्वल टू 1/2 होता है काइनेटिक एनर्जी का, जो आप फेमस एक्सप्रेशन जानते हैं, हाफ mv²। देखिए इसको डिराइव कर दिया गया। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि यही बोला जा रहा है कि हमको पता है, आपको क्वेश्चन में देगा कि भाई ये इस पे डिपेंड करता है, तो आप एक्सप्रेशन बताइए कि किसके पावर पे कितना। तो चलिए अगला क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, दूसरा दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। देन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कीजिए, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड के लिए करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है ये हम लोगों को बताना है। पहला बोला जा रहा है कि सम कांस्टेंट इनटू रूट अंडर L इंटू जी, कि ये है फॉर्मूला।
दूसरा बोल रहा है सम कांस्टेंट इनटू एल बाई जी, ये है फॉर्मूला। तीसरा बोल रहा है सम कांस्टेंट इनटू जी बाई एल, ये है फॉर्मूला। सबसे लास्ट बोल रहा है सम कांस्टेंट इनटू रूट अंडर एल बाई जी, ये है फॉर्मूला। के क्या है? के कोई कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली उसको या फिर कोई अन्य चैप्टर में जहां पे पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए, ना तो यहां हम एसएचएम पढ़ रहे हैं, ना तो हमको कोई पेंडुलम से उतना मतलब है। हम लोगों को बस एक बात समझना है कि आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, तो ये सिंपल पेंडुलम कंप्लीट टॉपिक एसएचएम टॉपिक का हिस्सा होता है। उसमें क्या होता है कि पेंडुलम को अगर मान लो यहां लाके मैं छोड़ दूं या यहीं से रवाना करूं तो भी, तो यहां से एक चक्कर इसका जाने का होता है कि एक बार जाएगा और एक बार इसको आने में लगता है। इस पूरे टाइम को पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि टाइम पीरियड इस लेंथ के कितना पावर पे डिपेंड करता है, कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है उस पे डिपेंड करता है, ये बात क्वेश्चन में ही बोला है। और जी पे डिपेंड करता है, तो आपने पढ़ा होगा पहले भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस अलग अलग हो सकता है। मून पे जी कुछ और होता है, धरती पे ही इक्वेटर पे कुछ और होता है, पोल पे कुछ और होता है, ये सब बात हम लोग जानते हैं। तो मुझे यहां पे नहीं पता कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के कितना पावर पे डिपेंड करता है। मैंने बोला टाइम पीरियड लेंथ के पावर ए पे डिपेंड करता है। जो भी है ए का वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। मुझे ये नहीं पता कि टाइम पीरियड जो है वो जी के कितना पावर पे डिपेंड करता है, तो मैंने बोला टाइम पीरियड जी के पावर बी पे डिपेंड करता है। हमेशा की तरह यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी आया कि के इंटू एल टू दी पावर ए जी टू दी पावर बी, ये ऐसा लिख दिया गया, टाइम पीरियड ऐसा होता है। अगला स्टेप में क्या करना है? अगला स्टेप में आपको सबसे पहले यहां पे सबका डायमेंशन लिखना है। तो टाइम पीरियड तो खुद ही सेकंड में होगा, तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? टी के बराबर। के एक यूनिटलेस कांस्टेंट होता है, तो उसको तो हटा ही दिए हैं। एल हमेशा लेंथ है, मीटर में मेजर होगा, तो एल के लिए तो एल डायमेंशन में लिखना ही है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू दुनिया में कोई सा भी फोर्स हो, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखिए LT-2 ऐसा होना चाहिए। लेंथ के ऊपर कितना पावर लगा हुआ है? तो ए के पावर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कितना पावर लगा हुआ है? तो बी लगा हुआ है पावर ऐसा। यही बात बोल रहे थे कि समान क्या है, क्वालिटी वाले लोगों को इकट्ठा कीजिए। समान वालों को इकट्ठा करोगे तो लेंथ कहां कहां है? यहां पे है तो पावर ए है, यहां पे है तो पावर बी है, तो लेंथ का कुल पावर हो गया ए प्लस बी। टाइम एक ही जगह है, टाइम एक ही जगह है, तो -2b ये टाइम का पावर ऐसा हो। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहां पे क्या करें, अब हम लोग अगर यहां पे होमोजेनिटी को यूज करते हैं, मान लीजिए वहां पे ले जाके अगर अब हम लोग होमोजेनिटी को यूज करते हैं, तो मास तो दोनों तरफ है ही नहीं। तो मास दोनों तरफ नहीं है, तो मास से कंपैरिजन यहां भी जीरो वहां भी जीरो, नहीं होने का मतलब यही होता है। यहां पे लेंथ नहीं है, नहीं होने का मतलब क्या है कि इस साइड लेंथ जीरो है और उस साइड लेंथ ए प्लस बी है। एक रिलेशन मिल गया ए और बी में, इसको अभी रहने देते हैं। टाइम को देखिए, तो यहां पे टाइम कितना है? तो यहां पे टाइम यहां पे +1 है, वहां से उधर से माइनस आएगा कि यहां पे टाइम देखिए, तो यहां पे टाइम +1 है, टाइम पीरियड टी। तो वहां से देखिए टाइम क्या है? -2b के बराबर। b का वैल्यू हम लोगों को निकल गया कि -1/2 के बराबर। a प्लस बी, तो a -1/2 इक्वल टू 0। देखिए a का वैल्यू क्या निकला? +1/2, इसके बराबर a का वैल्यू निकला। अब दोनों को ले जाके पुट कर दीजिए। t इक्वल टू L टू दी पावर a, g टू दी पावर b। L का पावर 1/2 प्लस है, g का पावर -1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, कि यहां से देखिए L रह गया ऊपर में 1/2,
जी चला जाएगा, नीचे में 1/2 अगर माइनस है तो, और 1/2 पावर का मतलब रूट होता है, तो k इक्वल टू देखिए √L/g। तो टाइम पीरियड ऐसे डिपेंड करता है लेंथ और जी पे। तो यहां पे हम लोग उस चैप्टर में नहीं गए हैं, वहां पे भी डेराइव किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली ये भी बताया जा सकता है, जब सिंपल पेंडुलम चैप्टर में डेराइव करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 2 होता है, कि 2 × L/g ये होता है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। वो भी याद रहना चाहिए, वो भी काम आता है आगे। बाकी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई भी एक्सप्रेशन को डेराइव कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी किस तरीके से इन लोगों पे डिपेंड करता है, वो बात को बताने के लिए। चलिए इसका जो अगला बात देखते हैं, जो हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो आप देखें, आपको अगर डेराइव करना है, बहुत सारा क्वेश्चन डीपीपी मिलेगा तो दिखेगा भी F इक्वल टू, अब बोला जाएगा, मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस दिख रहा हूं, आप अपना प्रैक्टिस कर लेना, कि अगर मान लीजिए कहीं पे दे देगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बॉडी के ऊपर लगने वाला, कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर सर्कल में घूमता है तो उसके ऊपर सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, तो उस फोर्स के बारे में बोल दिया जाएगा कि वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कि ये जो बॉडी घूम रहा है उस बॉडी का वेलोसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप m का पावर a v का पावर b, जैसे यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा कि फोर्स इक्वल टू k इंटू m का पावर a v का पावर b रेडियस का पावर c। यहां पे सॉल्व करोगे आप यहां से डेराइव करके बता सकते हो F इक्वल टू mv²/r ऐसे। जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट निकालने के लिए हमने बताया भी था कि अगर विस्कस फोर्स कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई लिक्विड है इस तरीके का, इसमें अगर मान लीजिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, तो इसके ऊपर अगर इसका वेलोसिटी भी ऐसे है तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। ये सब अलग अलग चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, बट यूनिट डायमेंशन के मदद से भी यहां पे डेराइव किया जा सकता है। कि बोला जाता है क्या कि विस्कस फोर्स सबसे पहले डिपेंड करता है किस पे, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का क्या है, तो इसको म्यू या ईटा बोला जाता है। अलग अलग सिंबल में क्या है, नाम में क्या रखा है, जिसको जैसा नाम रखना है रख सकते हैं। तो इसको ईटा बोला जाता है इस पे, तो ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो है वो 6π∗r भी इसके बराबर होता है। ये आप डेराइव करके दे सकते हो। यहां भी इसका पावर a, इसका पावर b, इसका पावर c करके, तो ऐसा जितना भी आप एक्सप्रेशन जानते हो सबको डेराइव कर सकते हैं किसके मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से। ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगा। ये तो अगला टॉपिक समझने के लिए था। जो लोग मान लीजिए रिटन एग्जाम देंगे उनको आएगा कि डेराइव करके एक्सप्रेशन दो। आपके लिए जो आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका सेकेंड एप्लीकेशन, कि डिफाइनिंग अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए अब ये कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को पहले से पता है कि जो एसआई सिस्टम है उसमें 7 फंडामेंटल है। अब बोल रहा है फंडामेंटल आप बनाइए। आप 3 लोगों को फंडामेंटल बता दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई बोले कि एसआई सिस्टम में एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं ml²T-2 होता है। यहां पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ द फोर्स F एक्सेलरेशन A and time T are selected as
फंडामेंटल यूनिट्स। कि देखिए ये लोग फंडामेंटल नहीं है, इनको सेलेक्ट किया गया कि अब आज से आप ही लोग फंडामेंटल बनिए। कि द फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर सेलेक्टेड एज फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, then the dimension of energy in this system of unit। कि वो जमाना गया जब आपका मास, टाइम और लेंथ फंडामेंटल यूनिट थे। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए कि डायमेंशन जो होना चाहिए एनर्जी का वो होना चाहिए एफ, ए और टी के टर्म में, उसके टर्म में नहीं बोल रहे हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए एफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए, एफ का पावर 1 है। तीसरा बोला जा रहा है कि एफ ए टी स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है एफ ए टी का पावर -2 ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जाके आपका रियल टाइम डायमेंशन से क्वेश्चंस जो नीट में आ सकते हैं वो सब का डील होना शुरू हुआ है। कितना देर तक तो इंट्रोडक्शन हो रहा था। अब यहां पे देखो, हमको नहीं पता, एक नया सिस्टम बना है, तो नया सिस्टम में हमको नहीं पता कि एनर्जी फोर्स के कितना पावर पे डिपेंड करेगा। नया सिस्टम में मैंने मान लिया कि एनर्जी फोर्स के पावर ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर मुझे नहीं पता कि इस नया सिस्टम में ए को मैं हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं, उसका कारण क्या है कि एक बार ए सिंबल रिजर्व हो गया है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नाम में क्या रखा है, एनर्जी फोर्स के पावर किस पे, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जिसको एबीसी बोलते थे। अब एक्स को डिटरमाइन कीजिए। एनर्जी एक्सेलरेशन के पावर वाई पे डिपेंड कर रहा है और एनर्जी टाइम के पावर जेड पे डिपेंड कर रहा है। यही बात कहा कि ए तो रिजर्व हो गया, ए बी सी ना लेके एक्स वाई जेड नाम रख दिया है। अब एनर्जी इन तीनों पे अगर डिपेंड कर रहा है तो पता चला कि एनर्जी इक्वल टू फोर्स का पावर एक्स, अब की बार कांस्टेंट भी नहीं लेना है, एक्सेलरेशन का पावर वाई और टाइम का पावर क्या हुआ, जेड के बराबर ऐसा होना चाहिए। अब यहां से देखिए कि यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी के लिए सबसे पहले एनर्जी के लिए डायमेंशन लिखिए। तो एनर्जी का याद रहना चाहिए, यही बोला गया है कि बाकी कम से कम पावर तक सबका याद रहना चाहिए, उसके बाद सभी लोगों का डेफिनेशन याद रहना चाहिए। फोर्स का होता है mlt-2, तो फोर्स के लिए लिखा गया। एक्सेलरेशन मतलब lt-2, उसके लिए लिखा गया। और टाइम तो ठहरा टाइम के लिए लिखा गया। फोर्स का पावर कितना है x, एक्सेलरेशन का पावर y और टाइम का पावर कितना के बराबर है, z के बराबर। ये ऐसा आया। अब यहां से देखिए, यहां से एक बार और उधर सबको इकट्ठा करना पड़ेगा कि सब लोग अलग अलग जगह पे है। देखिए मास एक ही जगह है तो मास का पावर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, उसको लिख दिया गया। फिर अगला देखिएगा तो L दिख रहा है दो जगह है। यहां से पावर कितना कमाया, x कमाया, कि L का पावर यहां x है, वहां पे L का पावर y है, वहां से कितना पावर कमाया, तो y कमाया। टाइम जो है वो तीनों एक्सप्रेशन में है। यहां से कितना पावर कमा के गया, तो -2x, यहां से कितना पावर कमा के गया, तो -2y, वहां पे कितना पावर कमा रहा है, तो वहां पे पावर कमाया z। सभी को यहां पे लिख दिया गया ऐसे। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है यूज करो किसको, तो यूज करो होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। कि अगर अब होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज करते हैं तो यहां पे देखिए क्या क्या देखने को मिलता है होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करने से। तो सबसे पहले तीनों एक्सप्रेशन लिख दीजिए।
यहां पे मास का पावर 1 है, वहां x है, सबसे पहला काम x इक्वल टू 1 मिल गया, सभी ऑप्शंस में x इक्वल टू 1 है, तो उतना फायदा हो नहीं रहा है। अब दूसरा एक्सप्रेशन देखिए, x प्लस वाई, अगर l के पावर को कंपेयर करे, यहां x प्लस वाई, यहां 2 के बराबर, x प्लस वाई देखो 2 के बराबर हुआ, x 1 था तो y इक्वल टू कितना 2 माइनस 1, y इक्वल टू भी 1 मिल गया। तो a का पावर 1 वाला भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहां भी काम नहीं हुआ। सबसे लास्ट में -2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर बच रहा है, -2 के बराबर। x है कितना के बराबर 1, तो ये हुआ -2, ये हुआ -2 प्लस ये कौन सा है, ये z इक्वल टू -2, एक -2 एक -2 कट गया, z इक्वल टू देखिए कितना के बराबर बचा, 2 के बराबर। x1 y1 z2, आपने क्या लिखा है, एनर्जी इक्वल टू फोर्स टू दी पावर x, एक्सेलरेशन टू दी पावर y एंड टाइम टू दी पावर z। फोर्स का पावर कितना x आया है 1, एक्सेलरेशन का पावर y आया है 1, t का पावर देखिए 2 हो गया। यही है डिफाइनिंग न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में यही हमने कहा कि आएगा। मान लो जो पहले पढ़ाया है डेराइव क्वांटिटी के बारे में, वो तो बहुत सारा चैप्टर है, वो तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें हम कैसे गारंटी दे देंगे कि वहां से क्वेश्चन आएगा। डेराइव क्वांटिटी में थर्मल कंडक्टिविटी पूछ लेगा, उसको हमने अभी नहीं पढ़ाया, हीट ट्रांसफर में पढ़ाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो वो सब तो चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसीलिए हमने कहा कि वो उसी जगह पे होल्ड ऑन कर दीजिए कि डेराइव क्वांटिटी को अगर अभी खत्म करने का सोच लेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो लास्ट चैप्टर में जाए खत्म होगा। जिस दिन अंतिम कलम उठेगा उस दिन तक चलेगा, लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स तक, कि हाँ इसका वैल्यू ऐसा होता है, ये वाला नया क्वांटिटी तो इसका यूनिट ऐसा होना चाहिए। ये आपका पहला बार आया है। एक तो वो इक्वेशन वाला था कि होमोजेनिटी का दोनों साइड यूज करके एक ऐसा। चलिए एक ऐसा और क्वेश्चन लिखिए, इस बार आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए अब की बार क्या बोला जा रहा है। अब की बार बोला जा रहा है कि इफ, अब की बार फिर एक नया सिस्टम डिफाइन किया गया कि ये अपनी ओर से डिफाइन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तो जानते ही हैं कि 7 फंडामेंटल है कि इफ एनर्जी ई, अब की बार क्या हुआ, एनर्जी ई, दूसरा किसको मौका दिया गया है, वेलोसिटी v, एंड तीसरा मौका दिया गया है एंड टाइम t। इन लोगों को कैसे सेलेक्ट किया गया है, एंड टाइम t आर सेलेक्टेड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कि इन लोगों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी घोषित किया गया। देन द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन दिस सिस्टम। देखिए सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है इन दिस सिस्टम, ये हम लोग जानते हैं। तो सरफेस टेंशन को अगर उधर से लिखना चाहे तो हम अभी निकाल के दिखाएंगे, भी पहले भी दिखाए हैं कि सरफेस टेंशन का होता है mt माइनस 2, ऐसा होता है सरफेस टेंशन का। तो ये तो फंडामेंटल के टर्म्स में है कि mt माइनस 2 सरफेस टेंशन का फंडामेंटल के टर्म में होता है। वो सिस्टम बदल चुका है, अब एक नया सिस्टम आया है जिसमें ये तीनों बने हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आज बोल रहा है बताओ कि सरफेस टेंशन जो है वो एनर्जी के पावर 1, वेलोसिटी के पावर 1 और ऐसा है सरफेस टेंशन। दूसरा बोला जा रहा है नहीं, सरफेस टेंशन जो है E1 v² t², ऐसा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है। तीसरा बोला जा रहा है नहीं, जो सरफेस टेंशन है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है E1 v-2 t-2, ऐसे डिपेंड कर रहा है। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि E v² t-2 ऐसे डिपेंड कर रहा है। तो बताइए कि कौन सा है वो सही बात बता रहा है। यही बात आपको शुरू में बोले
कि फंडामेंटल के टर्म्स में सरफेस टेंशन आप याद रख सकते हैं, तो उसको फंडामेंटल के टर्म में सरफेस टेंशन को, चलिए टी यहां पे रिजर्व हो गया है किसके लिए, टाइम के लिए, तो सरफेस टेंशन को मैं सिग्मा बोल देता हूं। तो सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल होता है कि फोर्स बाई लेंथ होता है सरफेस टेंशन। लिखाया भी है डेफिनेशन, बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे भाई सरफेस टेंशन क्या है, कैसा प्रॉपर्टी है। तो ये न्यूटन पर मीटर हो गया। न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड, इसको लिखिएगा तो ये केजी सेकेंड माइनस 2 बच जाएगा। तो यही बोला गया कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन फंडामेंटल जो ओरिजिनल है उनके टर्म में mt माइनस 2 होता है। आज बोला गया नहीं, अब की बार व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब की बार पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है एनर्जी। तो हमको नहीं पता सरफेस टेंशन एनर्जी के कितना पावर पे डिपेंड करता है, तो अब की बार XYZ क्यों यूज करें, मान लीजिए यही यूज कर लेते हैं, अब की बार तो ये सिंबल फ्री है। उसके बाद सरफेस टेंशन मुझे नहीं पता वेलोसिटी के कितना पावर पे डिपेंड करता है, तो मैंने वेलोसिटी का पावर b बोला। फिर अब की बार हमको नहीं पता कि सरफेस टेंशन किसका पावर पे, अगला क्वांटिटी टाइम है, टाइम का कितना पावर पे डिपेंड करता है, तो मैंने इसको c बोल दिया। तो ये बात मुझे पता चला कि जो नई दुनिया है जहां पे एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन इनके ABC पावर पे डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है वो mt माइनस 2 होता है। एनर्जी में इसीलिए बोला जाता है कि बेसिक लोगों का तो याद रखना ही पड़ेगा। तो एनर्जी का ml स्क्वायर टी माइनस 2 पावर a है, तो a लिख दिया गया। वेलोसिटी सभी जगह उसका होता है lt माइनस 1, तो पावर क्या लिख दिया गया, b लिख दिया गया। टाइम का देखिए क्या लिखा गया, तो टाइम का यहां पे देखिएगा, तो टाइम का पावर क्या लिखा गया, टाइम का पावर c ऐसा लिख दिया गया। अब यहां से देखिए ये हो गया mt माइनस 2, यहां पे देखोगे इकट्ठा करना पड़ेगा। m का पावर देखिए m एक ही जगह है तो a हुआ, l दो जगह दिख रहा है, तो l का पावर किसके बराबर होना चाहिए, तो यहां से देखिए 2a मिला और वहां से क्या मिला, b मिला, तो l का पावर भी इकट्ठा कर लिया गया। अब सबसे लास्ट t की बारी है, तो t के पावर्स को अगर इकट्ठा करेंगे तो यहां से देखिए माइनस 2a मिला, यहां से b मिला, यहां से c मिला, सभी के पावर्स इकट्ठा हो गए। अब होमोजिनिटी का यूज करके सबसे पहले a बहुत आसानी से निकल सकता है कि a का वैल्यू किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, कि यहां पे m का पावर अकेला a, m का पावर 1 ऐसा हो गया। देखो l इस साइड में है ही नहीं, कोई नहीं होने का मतलब है कि l 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a प्लस b, इसका वैल्यू 0 के बराबर, कि यहां पे l 2a प्लस b है, तो यहां अगर l है ही नहीं, l का पावर 0 है, तो इन्हें से भी 0 होना चाहिए। तो यहां से देखिए b इक्वल टू माइनस 2a, b इक्वल टू माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस 2 वाला देखिए कोई ऑप्शन अगर इतना जल्दी में करना है तो यहां से भी कर सकते हैं कि माइनस 2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यहां पे भी बता सकते हैं। बाकी तीसरा को अगर कर ले तो सीधे बता देंगे। अब देखो माइनस 2a, उसके बाद अगला टर्म है माइनस b, कि माइनस 2a माइनस b प्लस c इक्वल टू, इधर किसके बराबर, माइनस 2 के बराबर, दोनों तरफ टाइम के पावर को इक्वल किया गया। माइनस 2a, a है किसके बराबर, 1 के बराबर, तो माइनस 2a माइनस 2 के बराबर, माइनस b, तो b तो माइनस 2 आया है, एक बार और माइनस है ना जी, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू माइनस 2। यहां से देखो एक माइनस टू को काट दिया, वो उस साइड गया, तो c इक्वल टू भी क्या आया, माइनस 2 के बराबर। a1 b माइनस 2 c माइनस 2, हमें नहीं पता था सरफेस टेंशन नाम का क्वांटिटी, जिस दिन एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम बने फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने a b c ऐसे माना। तो यहां से देखिए सिग्मा इक्वल टू e का पावर कितना हो गया, a का मतलब है e का पावर 1 हो गया, b का मतलब है
कि v का पावर -2 हो गया और c का पावर भी -2 है। उसका मतलब लिख दिया जाए अब -2, c नहीं, तो c का पावर भी कितना आया, c का मतलब भी -2 है। देखिए आपको मिल गया कि कैसे डिपेंड करता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेथड कुछ नहीं है, जो नया क्वांटिटी बने हैं फंडामेंटल, उनका एबीसी पावर पे कोई तीसरा चौथा क्वांटिटी को दर्शा दीजिए, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके एबीसी निकाल दीजिए। चलिए अगला टाइप देखते हैं, हटाया जाए इसको। अगला टाइप जो हम लोगों का होता है, अगला टाइप हम लोगों का क्या है, पहले हेडिंग डाल दीजिए फिर क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर, कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि बोलेगा इसका यूनिट ये कर दिया गया। तो ये क्या बोला जा रहा है कि इफ इन अ सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज 2 kg, length is 5 meter and time is 5 seconds, then the value of 1 Newton in this system. बोला जा रहा है 5/4 यूनिट। अगला बोला जा रहा है 5/2 यूनिट। तीसरा बोला जा रहा है 5 यूनिट। सबसे लास्ट बोला जा रहा है 10 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा जिसमें बोलेगा कि इस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, 10 ग्राम है या 5 ग्राम है या ऐसा है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा बात को। देखो सबसे पहले 1 न्यूटन का क्या मतलब होता है। 1 न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब दूसरा तरीका से लिखे तो केजी ऊपर में, मीटर ऊपर में, सेकेंड का स्क्वायर नीचे में, ऐसा होता है। अब एक नया सिस्टम बना है जिसमें कि हमको न्यूटन डैश मान लो फोर्स का यूनिट है उस सिस्टम में। तो उस सिस्टम में सब कुछ बदल गया है। देखिए कैसे ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच कीजिएगा। देखो इस सिस्टम में हमने कहा मास का यूनिट केजी ना होके केजी डैश है, तो 1 केजी डैश किसके बराबर है, 2 केजी के बराबर है। 1 केजी डैश 2 केजी के बराबर है, यही तो बोला जा रहा है। तो इस सिस्टम के हिसाब से जहां जहां केजी आएगा वहां वहां क्या लिखाना चाहिए, 1/2 केजी डैश ऐसा लिखेंगे जब कभी कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब अगला बात समझिए। इस सिस्टम में 1 मीटर डैश की, अगर इस सिस्टम में यूनिट है मीटर डैश, तो 1 मीटर डैश किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर। जहां जहां 1 मीटर लिखाएगा वहां वहां क्या लिख दीजिएगा, 1/5 मीटर डैश इसके बराबर। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। फिर बोला है कि जो नया सेकेंड डैश है वो किसके बराबर, तो जो नया सेकेंड बना है उसके लिए पहले लिख दीजिए ओरिजिनल, ठीक है लिखा जा रहा था। 1 सेकेंड का जो डैश है वो 5 सेकेंड के बराबर है। तो जहां जहां 1 सेकेंड होगा वहां वहां क्या लिख दीजिएगा, 1/5 सेकेंड डैश ऐसा लिखना। ठीक है, अब देखो अपना 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन होता है 1 केजी इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर। ऐसा ही तो 1 न्यूटन होता है। केजी के बगल में 1 लिखने में क्या जा रहा है, अब हो गया 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड का स्क्वायर। देखिए अब यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 केजी की जगह क्या लिख दो, 1/2 केजी डैश, इसका क्या हो जाएगा 1/2 केजी डैश। ये वाला हो गया होगा कॉपी, आई गेस इसको थोड़ा सा हटा देते हैं सही से लिख पाए। चलिए वहां पे इसका वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए जहां जहां 1 केजी है
वहां वहां आपको क्या लिखना है, 1/2 kg डैश, 1 kg की जगह लिख दिया गया, बहुत बढ़िया। जहां 1 मीटर है वहां पे क्या लिखना है, 1/5 मीटर डैश लिख दिया गया। ये दोनों का पावर तो एक ही एक था, सेकेंड तो स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर है, जहां 1 सेकेंड था वहां पे 1/5 सेकेंड डैश का स्क्वायर ऐसा लिख दिया गया। अब यहां पे नंबर्स का हिसाब किताब अलग कीजिए, इससे आगे क्या लिख सकते हैं देखिए, 1 न्यूटन इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 ऊपर चला गया, 5 इंटू 5 नीचे में बचा 2/5, ये 2 नीचे आया, ये 5 नीचे आया। यूनिट में क्या क्या बच गया, केजी डैश, मीटर डैश, सेकेंड डैश का पावर -2 इसके बराबर। तो न्यूटन डैश क्या होना चाहिए, न्यूटन डैश यही तो होना चाहिए, केजी डैश, मीटर डैश, सेकेंड डैश का पावर -2। यहां पे देखिए 1 न्यूटन कितना के बराबर बच गया, तो 5/2 न्यूटन डैश के बराबर बच गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, 5/2 यूनिट, ऐसा आंसर होना चाहिए। तो जो ओरिजिनल है सबसे पहले नया खुद से बना लीजिएगा कि नया वाला क्या है, तो नया वाला का क्या है, नया वाला का पुराना वाले के रिलेशन के आधार पे आप मतलब निकाल दीजिएगा कि 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड का क्या मतलब है। एक बार पता चल गया उसको पुट कर दो, अब नया यूनिट के टर्म में सब आ गया, जो फैक्टर बच गया वही फैक्टर केवल बच जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ substance has density of 4 ग्राम पर cm क्यूब, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब हो सकता है, ग्राम पर cm क्यूब हो सकता है, इन CGS यूनिट। फिर क्या बोला जा रहा है कि नाउ इन अ न्यू system 100 gram is chosen as unit of mass and 10 centimeter is chosen as unit of length, then the density in this system, कि इस सिस्टम में डेंसिटी क्या होगा ये हम लोग को बताना है। पहला बोल रहा है 0.4 यूनिट, ये जो नया यूनिट है ग्राम डैश बाई cm क्यूब डैश ऐसा वाला में। दूसरा बोला जा रहा है 4 यूनिट, जैसे पहले था कोई बदलाव नहीं। अगला बोला जा रहा है 40 यूनिट, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 400 यूनिट। देखिए यहां पे बहुत सिंपल सा बात है कि रो इक्वल टू कितना के बराबर है, तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय cm क्यूब इसके बराबर है, ग्राम पर cm क्यूब का मतलब। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि एक नया ग्राम डिफाइन किया गया है, एक नया ग्राम डिफाइन किया गया है, और 1 ग्राम का जो डैश है वो कितना के बराबर है, तो वो 100 ग्राम के बराबर है। 1 ग्राम का डैश 100 ग्राम के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां कहीं दुनिया में हमको 1 ग्राम दिखेगा या ग्राम दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/100 ग्राम का डैश, ऐसा हो गया। मान लीजिए जहां कहीं भी वो दिख रहा है। फिर उसी तरीके से यहां पे दूसरा वाला क्या बोला जा रहा है, यहां पे दूसरा वाला बोला जा रहा है कि जहां कहीं भी हमको क्या दिखेगा, जहां कहीं भी ये 1 cm का डैश, इसका वैल्यू क्या बोला जा रहा है, तो 1 cm का डैश बोला जा रहा है 10 cm के बराबर है। तो जहां कहीं भी आपको 10 cm दिखेगा वहां, सॉरी 1 cm के लिए, जहां कहीं भी आपको 1 cm दिखेगा वहां आपको क्या पुट करना है, तो 1/10 cm डैश इसके बराबर हो गया। कि ग्राम जहां जहां दिखा, cm जहां जहां दिखा वहां वहां पुट करना है। अब रो इक्वल टू देखो 4 ग्राम पर cm क्यूब है, तो इसको 4 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ग्राम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो 1/100 ग्राम डैश, cm का तो नीचे में क्यूब है तो cm का क्यूब है, तो 1/10 cm डैश का क्या
होल क्यूब, ऐसा हो गया। यहां पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 इंटू 10 का क्यूब ऊपर जाएगा 1000, नीचे में कितना आया 100, देखिए ग्राम डैश पर सीएम क्यूब का डैश हो गया। अब नया यूनिट में कितना के बराबर हो गया, तो 40 ग्राम डैश सीएम डैश का क्यूब इसके बराबर। तो जो ओरिजिनल था कितना 4 ग्राम पर सीएम क्यूब उस यूनिट में, अगला यूनिट में क्या हो गया 40 ग्राम डैश सीएम डैश का क्यूब इसके बराबर, ऐसा हो गया। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना बहुत आसान काम है। बस पुराने सिस्टम को फंडामेंटल में लिख दीजिए, वहां से बस सबको रिप्लेस कीजिए। 1 ग्राम का अब क्या मतलब है, 1 सीएम का क्या मतलब है, इन सबको रिप्लेस करके आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं नए यूनिट में वैल्यू। तो इसी आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल और देखेंगे, और कल आपका डायमेंशन खत्म होके कल से हम लोग शुरू करेंगे इसी पहला ही टॉपिक का जो अन्य हिस्सा है एरर एनालिसिस की, एरर क्या होता है, अन्य बातों को। चलिए आज के लिए